हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला और गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपनी न्यूज़ को। तो हमारी न्यूज़ है, सेंट्रल लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर इन सिक्किम, यानी कि केंद्र सरकार ने भारत का पहला मछली पालन क्लस्टर जो है भारत के सिक्किम राज्य में लॉन्च किया है। ये है न्यूज़। तो चलिए अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि न्यूज़ क्या है, देन आफ्टर हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर होती क्या है, फिर हम जानेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर के अंतर्गत है, यानी कि इसी योजना के तहत इस क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लागत लगाई गई और किस तरीके से इसमें इसका क्या उद्देश्य एंड ऑल है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे क्योंकि यह जो स्कीम है वह सिक्किम में लॉन्च की गई और जो सिक्किम है वो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, तो क्यों जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं वहां पर ही ऐसे क्लस्टर वाली योजनाएं लाई जाती है, उसके पीछे क्या रीजन है और क्यों वहां उनको इतनी प्रायोरिटी दी जाती है। और एट लास्ट हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे जो क्लस्टर है उनको इस्टेब्लिश करने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या उद्देश्य होता है भारत सरकार का, जो कि एक अच्छे ब्रॉड लेवल पर होता है, जो कि रोजगार वगैरह प्रोवाइड करेगा, क्या रीजन है, वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए पहले अपनी न्यूज पर चलते हैं। सिक्किम में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सोमवार को सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया है। तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम में देश का पहला मछली क्लस्टर का शुभारंभ किया है। इस विकास के उद्देश्य की अगर बात करें तो सिक्किम की जैविक खेती प्रथाओं के साथ, क्योंकि सिक्किम जो है वो फर्स्ट राज्य है जो पूरी तरीके से जैविक खेती पर डिपेंड करता है, जैविक खेती पर डिपेंड करता है। इसने अपने आप को 2016 में ही घोषित कर दिया था कि हम 100% जैविक खेती करेंगे, किसी भी तरीके से कोई भी केमिकल नहीं यूज करेंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है जैविक खेती प्रथाओं, क्योंकि उनके क्या है क्या प्रथा ही हो गई है, उनके क्या का ये ट्रेडिशन हो गया है कि वो जिस तरह से भी कोई भी काम करेंगे, चाहे वो खेती का हो चाहे वो पशुपालन का हो, वो जैविक तरीके से करेंगे। के साथ जैविक मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ावा देना है, साथ ही टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। यानी कि मत्स्य पालन को तो करना ही है, जलीय कृषि को भी करना है। जलीय कृषि से आशा अगर बात करें तो जलीय कृषि जैसे कि जो जल में जो फसलें उगाई जाती हैं या जो भी फौना उगाया जाता है, जैसे कि आप बात कर लें लोटस की ना, कमल की खेती की जाती है, इसके अलावा की जाती है सिंघाड़े की खेती की जाती है। तो ये क्या है, ये जलीय कृषि का ही भाग है। ऐसी जो भी फसलें हैं जो सिर्फ और सिर्फ पानी में उगाई जाती हैं, जल में, उन्हें जलीय कृषि कहा जाता है। और जैविक मत्स्य पालन, क्योंकि मछलियों का पालन भी होता है, वो जल में किया जाता है, तो जैविक मत्स्य पालन। ऐसी स्कीम को या ऐसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्य किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि जैविक ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर क्या है। ठीक है, तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने अभी सोमवार को सिक्किम में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया, ये हम जान चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि सिक्किम के सोरांग जिले, तो सिक्किम के किस जिले में, सोरांग जिले में जैविक मछली क्लस्टर से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एक तो आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जो जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। क्या होता है कि जब कोई राज्य होता है वो अपनी जलीय कृषि पर जब निर्भर करता है, तो जब वो खुद करता है तो वो छोटे लेवल पर करता है, और फिर जब उसको आउटपुट नहीं मिलता है तो वो मूव ऑन कर जाता है दूसरे बिजनेस की तरफ या किसी नौकरी की तरफ। तो उसमें क्या होता है कि अस्थिरता रहती है। पर जब क्लस्टर मतलब एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो कोई चीज़ अगर बड़े पैमाने पर की जा रही है तो बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, तो सभी को रोजगार मिलेगा। और एक कहीं ना कहीं जो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए एक क्रॉप का 3 मंथ का अगर टाइम ड्यूरेशन है, तो उतने मंथ की तो
उतने मंथ की तो कम से कम इस्टेब्लिशमेंट रहेगी ना कि हाँ इतने टाइम की स्थिरता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि मछली क्लस्टर में आमदनी बढ़ेगी और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, फिर बात कर रहे हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर के पर्यावरण के प्रति जागरूक बाजारों में एंटीबायोटिक, रासायनिक और कीटनाशक मुक्त जैविक मछलियों को बेचना है। मतलब इनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भारत में या सिक्किम में ही, पूरे विश्व में हर जगह जहां पर भी मछली का पालन किया जा रहा है वहां पर बिना कीटनाशकों का या बिना केमिकल का यूज किए हुए किस तरह से मछली का पालन किया जाए उसके लिए प्रेरित करना है, एक तरीके से एक एथिकल मैसेज पहुंचाना है। ठीक है, तो ये भी इनका लक्ष्य है। फिर बात करें इस योजना के तहत नाबार्ड जो बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन आधारित किसान उत्पादक संगठन बनाकर क्लस्टरों का समर्थन करेगा। तो इस योजना में और किसका इन्वॉल्वमेंट है? पहले तो हमने देख लिया कि जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री और मत्स्य पालन डेयरी मंत्रालय जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है। फिर हम देख रहे हैं नाबार्ड संस्था जो है ये एग्रीकल्चर जो होती है, जितने भी एग्रीकल्चर बैंक्स होते हैं उनकी ये हेड होती है। जिस तरह से हम अगर अपने यहाँ पर देखें कि जो आरबीआई होती है वो सभी बैंकों की हेड होती है, उसी तरह से सेक्शनल डिवाइड किए गए। जैसे हम कॉमर्शियल बैंक अगर देखें तो माना जाता है कि एसबीआई सभी कॉमर्शियल बैंक्स की हेड है। उसी तरह अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में नाबार्ड जो है वो हेड है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसके अंतर्गत मतलब इनका भी समर्थन है इस क्लस्टर में। अब क्या समर्थन है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। इस ढांचे के तहत क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मीठे पानी की जलीय कृषि, खारे पानी की मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन और जैविक मत्स्य पालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। अब इसके तहत जो ये क्लस्टर योजना आई है इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे? पहला तो जो मीठे पानी होंगे उसमें जलीय कृषि की जाएगी और जो खारा पानी होगा उसमें मत्स्य पालन किया जाएगा। तीसरा कार्य किया जाएगा कि जो सजावटी मत्स्य पालन, जैसे बहुत लोग अपने घरों में एक्वेरियम ले आते हैं उसमें मछलियां रखते हैं सजावटी बेसिस पे, मतलब उनका रीजन होता है कि वो देखने में अच्छे लगे उनके घर में और वो शौक से पालते हैं, तो उन मछलियों को पालना और जैविक मत्स्य पालन, तो इनके ये भी रीजन है। मतलब इसमें क्या क्या कार्य करेंगे? एक तो वो जैविक मत्स्य पालन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, वो जलीय कृषि करेंगे, तीसरा करेंगे जो सजावटी मछलियां होती हैं उनका भी पालन करेंगे और किस तरीके से करेंगे, जैविक मत्स्य पालन की तहत। तो ये उनके प्रमुख क्षेत्र होंगे जिसमें वो उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर विकसित करेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे इस मॉडल की, तो ये मॉडल उत्पादन से लेकर निर्यात तक के उद्यमों को एक साथ लाता है। यानी कि जो भी उद्योग है उसको निर्यात तक, जो भी जैसे मान लीजिए कोई चीज है अगर स्टेट से स्टेट तक भी जा रही है, ठीक, और देश से दूसरे देश जा रही है, तो जो निर्यात करता है उनको भी वो जोड़ रही है, कहीं ना कहीं सहयोग को बढ़ावा देता है और व्यावसायिक अवसरों और आजीविकाओं को बनाने के लिए मूल श्रृंखला अंतराल को संबंधित करता है, क्योंकि ये एक बड़े लेवल पर किया जा रहा है। क्लस्टर मतलब होता है समूह, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्लस्टर क्या होता है। तो कोई चीज अगर समूह में किया जा रहा है तो बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, और जब भी कोई चीज बड़े पैमाने पर की जाती है तो उसमें बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बहुत सारी लैंड चाहिए होती है, और जब बहुत सारी लैंड चाहिए होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लोग जब वर्कर रहेंगे तो बहुत लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा और बहुत लोग उसमें इंगेज रहेंगे। तो ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हमने अभी जान लिया कि ऑर्गेनिक फिशरीज क्या होती है। अब हम ये जानते हैं कि क्यों किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फिशरीज से हमें बेनिफिट क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम अगर उससे पहले जानते हैं ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक से पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक का मतलब होता है विदाउट केमिकल यूज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं किया जाता है, 100% नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीका अपनाया जाता है। जैसे कि अगर खेती की भी बात कर ले
तो अगर खेती भी करते हैं तो उसमें भी कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह नहीं यूज किया जाएगा, ना ही उसमें कोई खाद डाली जाएगी कि उसकी उपजाऊ हो जाए जमीन और उपजाऊ की वजह से वो अच्छी फसल दे। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। 100% वो यूज करेंगे क्या, प्राकृतिक चीजों को। ठीक है, अक्सर देखा जाता है कि जो मछलियां होती हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके चारे के लिए और उनमें कीटनाशकों को रोकने के लिए, है ना, तालाब में खरपतवार आदि को सही करने के लिए मछली को पालते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सारी पेस्टिसाइड्स का, बहुत सारी केमिकल्स का यूज करते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ स्टेबल रहे, मछलियों को जो फंगस वगैरह लगते हैं उन सबसे सही रहे। पर उसमें होता यह है कि पैसा तो बहुत लगता है, बट जो वो मछलियां होती हैं उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और जब उनकी इम्यूनिटी वीक होती है तो उसके पीछे उनकी जो उत्पादकता होती है, वो कम हो जाती है। मतलब उनका फर्टिलिटी रेट जो होता है, पहली बात तो उनका फर्टिलिटी ही रेट जो होता है वो गिर जाता है। जब फर्टिलिटी गिर जाता है तो वो प्रजनन नहीं कर पाती। जब प्रजनन नहीं कर पाती है तो उनकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ पाती, तो जिससे कहीं ना कहीं तरीके से एक लॉस होती है। तो इसीलिए अब ये प्लान किया जाता है कि जैविक खेती करेंगे। और जैविक खेती क्या होती है, जिसमें 100% हम नेचुरल तरीके का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है और उस तालाब में आपको मछली का पालन स्टार्ट करना है। तो अगर वो तालाब सूखा हुआ है तो पहले उसकी जुताई करते हैं। और जुताई करने के बाद उसमें कुछ फसलें, स्पेशली ढैंचा और उर्द और सनई जैसे फसलों को बोते हैं। और 1-2 सप्ताह जब उसमें फूल आने लगते हैं तो फसल के साथ ही फिर से जुताई कर दी जाती है। जो ये फसलें होती हैं, स्पेशली ढैंचा, इन सब में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की काफी मात्रा होती है, जो कि तालाब की पूर्ति कर देती है उनकी मिनरल्स की, और अच्छा भी रहता है। और उसके बाद अगर बात करें फीडिंग की, तो मछलियों को पूरी तरीके से फीडिंग जो होती है शुद्ध तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कराई जाती है। जैसे कि उनके फीडिंग में बाजरा, हींग, नमक और लौकी और राइस ब्रैन, है ना, जो चावल होता है, चावल का जो छिलका होता है, यानी कि धान का जो छिलका होता है उसको, उसका बुरादा बनाकर डाला जाता है। तो ये सब क्या है, पूरी तरीके से प्राकृतिक है। और अगर उनकी बात करें रोकथाम की, जैसे उनके ऊपर जो भी फंगीसाइड होती हैं, फंगस वगैरह लग जाती है बीमारियों के लिए, तो बीमारियों के लोग हींग का यूज करते हैं। और तालाब का ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए चारों तरफ तालाब के केले का पेड़ वगैरह लगा दिए जाते हैं। इन पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी किसी भी तरीके से केमिकल का यूज नहीं किया गया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप केमिकल का यूज नहीं करते हैं तो मछली जो होती है वो नेचुरल तरीके से ग्रो करती है। और जब वो नेचुरल तरीके से ग्रो करती है तो इसकी इम्यूनिटी जो होती है वो सही रहती है, और उसका फर्टिलिटी रेट भी जो होता है मेंटेन रहता है, और उनकी जनसंख्या भी बढ़ती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए इकोनॉमिकल तरीके से बहुत बेनिफिशियल होती है। ज्यादा मछली होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, तो ज्यादा सप्लाई होगी, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में इनकम आएगी, तो हमारा इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव बढ़ेगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये क्या है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली उत्पादन और मछुआरों के कल्याण के लिए एक योजना है। यानी कि जितने भी मछली पालन हैं या मछुआरे, उन्हीं के लिए ये खास करके योजना लाई गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्पेशली किसके लिए लाई गई है। तो किसके लिए लाई गई है, मछली उत्पादन और मछुआरों के कल्याण के लिए। इस योजना के तहत मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई काम किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम किए जाते हैं आगे देखते हैं। ये योजना मत्स्य पालन विभाग और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट में हमेशा पूछ लिया जाता है कि कौन से मंत्रालय द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि मत्स्य पालन विभाग और डेयरी मंत्रालय द्वारा ये स्कीम लाई गई है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ, कितना अमाउंट निवेश किया गया है, 20,050 करोड़ निवेश के साथ भारत में सतत मत्स्य विकास के माध्यम से नीली क्रांति का लक्ष्य पूरा करना है। जो हमारे देश की अवधारणा थी, या हमने एक रेवोल्यूशन लिया था कि हम जो है ये करेंगे, जैसे नीली क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, तो हमने वो किया और हमें बहुत बेनिफिट भी हुआ। जैसे हरित क्रांति में हम देखें तो हमारी जो क्रॉप है उसकी फर्टिलिटी बढ़ी, है ना, वो काफी उपजाऊ और काफी अच्छी मात्रा में उसने हमें फसलें दी। उसी तरह से नीली क्रांति का लक्ष्य क्या है कि जो हमारे वो है नदी तालाब हैं,
ये स्वच्छ भी रहे और इनमें जो भी जलीय जीव हैं उनकी उत्पादकता बढ़े, जैसे कि हम आयात निर्यात कर सकें। ठीक है, तो उसका लक्ष्य, नीली क्रांति का लक्ष्य पूरा करना है। दूसरा, सतत विकास के साथ जो हमारा सतत विकास है उसका लक्ष्य भी पूरा करना है। इस योजना में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020 से 21 से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 तक प्रभावी रहेगी। तो कब से कब तक थी? तो पहले अगर बात करें तो 2020 से 21 में भी ये पहले हो चुकी है, और अभी कब तक प्रभावित रहेगी? 2024 से 2025 तक ये योजना प्रभावित रहेगी। तो देखिए 1 ईयर की तो स्टेबिलिटी आ गई, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जो अस्थायीता थी, लोग क्या करते थे, मूव कर जाते थे, तो यहाँ पर 1 ईयर की तो स्टेबिलिटी है ना, तो ये है। ठीक, इस योजना के द्वारा मैनेजमेंट को मजबूत करना, साथ ही मछुआरों और किसानों के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना है। जब पैसा रहता है तो ही आर्थिक कल्याण हो पाता है, और जब आर्थिक कल्याण आपका होता है तो आपकी सामाजिक व्यवस्था जो है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव करती है। भाई आपके पास पैसा रहेगा तो आप जो सामाजिक व्यवस्था है, आप अच्छा रह सकते हो, अच्छा खा सकते हो, अच्छा कपड़े ले सकते हो, अच्छे घर में रह सकते हो। तो आपकी सामाजिक व्यवस्था भी तभी इंप्रूव होती है जब आपकी आर्थिक व्यवस्था इंप्रूव होती है। ठीक है, और लोन संबंधी सुविधा के लिए मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा भी प्रदान की जाएगी। तो क्या क्या किया जाएगा? जैसे मैंने भी पहले बताया था ना, नाबार्ड, तो नाबार्ड का यहाँ पे क्या रोल है? नाबार्ड जो है जितने भी एग्रीकल्चर बैंक है, जितने भी ग्रामीण बैंक हैं, जितने भी स्पेशली ग्रामीण बैंक, जैसे कि हो गया आपका आर्यवर्त बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जितने भी बैंक है वो क्या करेंगे? मछुआरों को वित्तीय सहायता देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है और वो चाहता है कि मछली का पालन करे, तो उसके पास लैंड है पर उसके पास पैसा नहीं है कि वो मछली लेकर आए और अपना वो स्टार्ट करे, तो वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा और उसके लिए लोन, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वगैरह देगा और बोलेगा कि मुझे लोन चाहिए। बैंक देखेगा कि अच्छा हाँ लैंड है, इंस्पेक्शन करेगा और उन्हें लोन प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड। जिस तरह से हम लोग के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं तो हम उसमें एक अमाउंट होता है जिसको हम खर्च कर लेते हैं इंस्टेंट, और उसके बाद एक ड्यूरेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है और मैंने इसमें से 10,000 रुपीज निकाल लिए, तो बैंक कहता है, जो क्रेडिट कार्ड है वो कहता है कि आप हमें दे दीजिएगा, कुछ इंटरेस्ट भी दे दीजिएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ हम पे कर देते हैं, पर इंस्टेंट हमें जब जरूरत थी तब हमें मिल गई। उसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है, वो कहता है ठीक है अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए और एक लिमिट है, इतना पैसा आप निकाल लीजिएगा पर इतने टाइम ड्यूरेशन में आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही जैसे कि इंश्योरेंस होता है ना, LIC का इंश्योरेंस होता है, व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है। तो आप लोग क्या इंश्योरेंस होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल लिया तो उसका इंश्योरेंस होता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मछुआरों को भी इंश्योरेंस दिया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका पशुपालन अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे आपको प्रॉब्लम हुई, तो उसमें भी आपको जो मिनिमम कवरेज मिलना चाहिए वो मिलेगा। ठीक, हमने सारी बातें कर ली। अब हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है। ठीक, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो होता है मत्स्य पालन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इस क्षेत्र के मीठे पानी के संसाधन, देखिए नोट करिए क्यों, क्योंकि यहाँ जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र होता है यहाँ पर मीठे पानी का संसाधन होता है। ज्यादातर ये जो होता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट जो स्टेट होते हैं वहां पर ही मीठे पानी के पाए जाते हैं, और भी कई जगह पाए जाते हैं पर उतने बड़े लेवल पर नहीं पाए जाते, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और किस लिए? जलीय जैव विविधता। एक तो मीठे पानी के संसाधन होते हैं पूर्वोत्तर राज्य में, और दूसरा जलीय जैव विविधता भी सबसे ज्यादा ईस्ट प्रदेश जो होते हैं वहां पर होती है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन को बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य पालन और जलीय कृषि और संरचना विकास निधि और नीली क्रांति योजना जैसी पहलों के माध्यम से 2114 करोड़ का निवेश किया गया है। ठीक है, कितने का निवेश किया गया है? 2114 करोड़ का निवेश किया गया है। किसके अंतर्गत? ये नीली क्रांति के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? वह 20,050 हुआ है करोड़। ठीक,
पूर्वोत्तर में घोषित नई परियोजनाओं में 38.63 करोड़ रुपए का केंद्रीय निवेश किया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि सबका कितना कितना है, तो केंद्र ने 38.63 करोड़ रुपए का केंद्रीय निवेश किया है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में 4500 से अधिक, यानी कि जो सिक्किम राज्य है उसमें 4500 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो ये हो गया ना इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव से बेनिफिशियल। तो कितना रोजगार भाई मिल रहा है? 4500, जिसमें ये प्रत्यक्ष भी होगा और अप्रत्यक्ष होगा। यानी कि जैसे कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ काम जो होता है परमानेंट तौर पर होता है और कुछ काम होता है कि कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, तो मशीन को चलाने वाला जो है तो वो तो परमानेंट है, वो परमानेंट चलाएगा। पर मशीन खराब हो गई तो हम बुलाएंगे उसको, है ना, उसको बुलाएंगे फिर वो बनवाएंगे। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से पार्ट टाइम का हो गया, मतलब ये अप्रत्यक्ष काम हो गया एक तरीके से। आई होप समझ आ रहा होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का अर्थ। ठीक है, ये कदम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े, कौन से? दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक और वैश्विक जलीय कृषि और झींगा निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की भारत की व्यापक रणनीति है। यानी कि इसके पहले कहीं और भी झींगा मछली का निर्यात सबसे ज्यादा होता है और हम अब दूसरे बनने वाले हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला कौन है। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है कि ये रणनीति क्यों अपनाई जा रही है? झींगा निर्यात में प्रमुख स्थिति बनाने के लिए, दूसरा जो है मछली उत्पादक और वैश्विक जलीय कृषि में भी अपना झंडा गाड़ने के लिए। ठीक, हमने जान लिया पूर्वोत्तर। आज हम थोड़ा सा जानते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए ये है सिक्किम का मैप और सिक्किम का ये जो वेस्ट सिक्किम वाला पार्ट है, ये वाला जो है यहीं पर हमारा शोरोंग जिला है। तो शोरोंग जिला कहां पर है? ये यहाँ पर है। अगर हम बात करें इसके मैप की, तो अगर आप पूरे मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हिस्सा कैसा है? नॉर्थ वाला, ये थोड़ा सा हिली है ना? हिली थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हिली है, क्योंकि ये देखिए पूरी तरीके से कैसा है ये, है ना? क्योंकि सिक्किम की अगर हम ज्योग्राफिकल की बात करें, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, तो सिक्किम जो है पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे बहुत सपाट ढलान यहाँ पर इतनी ज्यादा है और यहाँ पे जो खेतियां की जाती हैं वो सीढ़ी नुमा की जाती है, सीढ़ीदार बनाकर की जाती हैं। और वहां पर कोई भी कृषि करना या कोई भी पशुपालन करना, अब सोचिए अगर आप मछली पाल रहे हैं तो ऐसे ऐसे पालेंगे नहीं ना, तो वो सब कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर फिर भी हमें ये सिक्किम से सीखना चाहिए, इवन पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि सिक्किम जिसके पास इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वहां पर जो पूरा एरिया है वो पर्वतीय है, ज्यादातर उसके दर्रे जो है वो दर्रे कैसे हैं? वो पहाड़ी दर्रे हैं जो कि कहाँ पे मिलते हैं? पहाड़ी दर्रे हैं जो कि तिब्बत, नेपाल आदि में मिलते हैं। फिर भी 2016 में सिक्किम ने अपने आप को 100% जैविक राज्य घोषित कर दिया था, जैविक राज्य घोषित कर दिया था और भारत का पहला राज्य है जो पूर्णतः 100% जैविक खेती करता है। मतलब वो किसी भी तरीके से पेस्टिसाइड या किसी भी केमिकल का यूज नहीं करता है। तो ये एक सीख है, ये विश्व के लिए सीख है कि आज जो हालत है देश की, इतना पर्यावरण प्रदूषण है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके बीच में भी एक ऐसा राज्य है जो कोशिश कर रहा है अपना एक बूंद का कंट्रीब्यूशन। कहते हैं कि सागर में एक बूंद का क्या महत्व, बहुत महत्व है, क्योंकि एक बूंद से ही तो सागर बनता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से जैविक कृषि कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है सोरांग जिला, यहाँ पर आप देख रहे हैं बस सिर्फ इतना एरिया जो है सिक्किम का, बस यही जो है खेती करने लायक है। इसमें भी ये क्या उगाते हैं? पहले तो ये फूल उगाते हैं, उसके अलावा ये सब्जियां उगाते हैं और साथ ही दाल थोड़ा, इसके अलावा बहुत ज्यादा ये कृषि नहीं करते हैं। ठीक, और आप इधर का एरिया देख लीजिए, इधर का एरिया देख लीजिए, है ना? तो ये सब एरिया जो है कृषि के लिहाज से सही नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि जो सिक्किम का सोरांग जिला है वो सिक्किम के किस साइड में पड़ता है, तो वो वेस्ट साइड में पड़ता है। ठीक, तो ये बात हमने कर ली सिक्किम की। जो सिक्किम में बहुत ज्यादा पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 240 से लेकर 84 मीटर तक ऊंचाई पर होती है। अब सोचिए यहाँ पर
पहाड़ ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या खेती कर लेंगे? पर फिर भी कर रहा है सिक्किम। और इसीलिए एक सिक्किम क्या है, मैंने पहले भी बढ़ाया था कि सिक्किम अपनी जैविक प्रथाओं को आगे बढ़ते हुए ये जैविक फिशरीज क्लस्टर का शुभारंभ वहां पर किया गया। ठीक है, अब हमने एक बात और की थी कि क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि समूह में कोई काम किया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में कई यूनिटों को साथ में मिलाकर सामूहिक रूप से उनका जो विकास किया जाता है उसको क्लस्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जिला है और आप यहाँ पर आपने पशुपालन किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, यहाँ पे, और इस तरह आप स्कैटर्ड है पूरी तरीके से। तो आपकी अपनी लागत लग रही है ना, सबकी अपनी अपनी लागत लग रही है, और जब अलग अलग लगती है तो ज्यादा अमाउंट खर्च होता है। पर अगर इन सबको मिला करके बड़ा सा क्लस्टर बना दिया जाए तो सबकी कंबाइंड लागत लगेगी। जो भी प्रॉब्लम्स होगी, मान लीजिए कि इस मछली को न जाने कौन सी बीमारी हुई, मुझे नहीं पता, इस मछली को न जाने क्यों, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगी, पर एक साथ रहेंगे तो सबका इंस्पेक्शन साथ में किया जा सकता है और सबका निवारण भी साथ में किया जाएगा। तो इसलिए क्लस्टर का ये बेनिफिट होता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो हमने चर्चा कर ली कि क्या हमारी न्यूज थी। ठीक है, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक खेती क्या है, ऑर्गेनिक मछली पालन क्या है, क्लस्टर क्या होता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत क्यों लॉन्च किया गया है, कितना इन्वेस्टमेंट है, और पूर्वोत्तर राज्यों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, सब क्लियर कर लिया है। अब हम चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्न पर। तो अब चलिए, अच्छा उसके पहले महत्व जान लेते हैं। महत्व क्या है, सब तो कर लिया, महत्व बता दें कि क्या महत्व है। तो दो महत्व इसके हैं, एक है आर्थिक लाभ और दूसरा है पर्यावरणीय लाभ। अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें तो प्रीमियम उत्पाद, यानी कि जैविक मत्स्य उत्पाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में हाई मूल्य को आकर्षित करता है। जो कि ऑर्गेनिक खेती होती है और ऑर्गेनिक मछली पालन होता है, वो हाई प्राइस को अट्रैक्ट करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान हमें बेचते हैं, मुझे बेचते हैं, और आपने मुझे कोई भी सामान बेच रहा है, मुझे पता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम फ्रूट्स की ही बात करते हैं। हम फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स इसलिए नहीं खाते ना, कहते हैं कि भाई उसमें इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर दिया गया, उसको मीठा कर दिया गया है। तो हमें डर रहता है कि ये हमें भी नुकसान करेगा ना, क्योंकि अगर कोई चीज हम ऐसी खा रहे हैं जिसमें केमिकल है, तो जब हम वो कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन में भी तो इम्पैक्ट आएगा, तो हमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, हमारी भी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगी। तो उससे क्या होता है, हमें डर बना रहता है और हम कंज्यूम कम करते हैं और डिमांड भी कम करते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें पता रहेगा कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और खाने का मन भी करता है और बेनिफिशियल भी होता है, जैसे कहा जाता है कि मछली में ओमेगा 3 होती है, ओमेगा 3 होती है, और डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि आप खाना चाहिए, आयरन भी होता है मछली में। तो इंसान खाना तो चाहता है, पर बस वही है कि पेस्टिसाइड और केमिकल के यूज की वजह से वो ज्यादा नहीं खाता है ना। उसको मेडिकल टर्म में यूज करना होता फिर भी नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वही है कि वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक नहीं होती। और अगर ऑर्गेनिक मिल गया और इंसान को नीड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई चीज जैविक तरीके से बनाई है तो उसकी डिमांड होगी, और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, हाई प्राइस पर होगी, है ना। और जब डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक, निर्यात की संभावनाएं बढ़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी वैल्यू बढ़ती है ना। लोग ज्यादा मांग करेंगे, सिर्फ अपने ही देश में नहीं, बाहर के देश में भी करेंगे तो निर्यात बढ़ेगा, है ना। सिक्किम में जैविक जल कृषि क्लस्टर की स्थापना से जैविक मछली और मछली उत्पादों का निर्यात संभव हो सकता है, जिससे भोजन की बढ़ती मांग पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा और जैविक उत्पादों के पक्ष में बाजार के रुझानों के साथ संरेखित किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इकोनॉमिकल बेनिफिट। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है। भाई देखो, अगर कोई भी चीज का हम ऐसा यूज कर रहे हैं जिसमें कोई भी केमिकल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरमेंट में बेनिफिशियल होगा ना, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट तो पूरी तरीके से प्राकृतिक है। वो तो कभी नहीं कहता कि आप गाड़ियां चलाओ, धुएं निकालो या ऐसी गैसेस निकालो, है ना। देखते हैं हम कि इतने ज्यादा हम लोगों ने केमिकल्स यूज कर दिए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल अपने पीक पर है। तो इस वजह से अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करें, और हर राज्य अगर करे, मैं कह रही हूँ कि सिक्किम ने 100% कर दिया, कोई राज्य 50% कर दे, कोई राज्य 70% कर दे, 20% कर दे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी तो, क्योंकि ये हमारा ही देश है, हमारा ही राज्य और हमारी ही धरती है। सबसे इंपॉर्टेंट, देश राज्य से ऊपर
ये हमारी धरती है और ये हमारे लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि ऑक्सीजन की क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब पेड़ नहीं रहेंगे, इतने प्रदूषण रहेंगे, इतने केमिकल्स होंगे, तो हमें भी तो प्रॉब्लम होगी, हम भी तो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दिया जाएगा और हानिकारक रसायनों से बचा जाएगा। जो भी हानिकारक रसायन, क्योंकि जो पेस्टिसाइड होते हैं उसमें बहुत हानिकारक, वो बहुत ही हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए, ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यह दृष्टिकोण टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करता है। जो पूरी तरीके से नेचुरल होता है वो टिकाऊ होता है। हम पेड़ पत्तों की बात कर ले, नदी की बात कर ले, वो टिकाऊ है। उसका ऐसा नहीं है कि हमारे आरओ की तरह पानी आज है और लाइट नहीं आई तो नहीं भर पाया ना। जो चीज नेचुरल है वो टिकाऊ ही होती है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले नुकसान को कम करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लाभ, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्न पे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही रेगुलर अपडेट के लिए लाइक और कमेंट भी जरूर करते रहें। चलिए हमारा जो आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर अभी हाल में ही सिक्किम राज्य में लागू की गई है। तो किस राज्य में लागू की गई है आपको ये बताना है, ये बोला सिक्किम राज्य में। दूसरा है ये पहल मत्स्य पालन और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक, अब आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 and 2 both, neither 1 and not 2। तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।